हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम रोज़ ये वाली क्लास करा रहे हैं, तो आज भी आपकी क्लास है ये। इससे पहले मैंने 2 क्लास करा रखी हैं इस बुक की, तो आप लोग अगर उसको ना देखा हो तो उसको भी देखिएगा एक बार, उसको भी पढ़िए, समझिए, तो आपको बहुत समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? पहले हम लोगों ने कहाँ तक, कौन से चैप्टर, कौन सा पार्ट कर लिया था? हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, रेखाएं तक हम लोगों ने कर लिया था, है ना। तो रेखा तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए अब आगे क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ तक हो चुका था ये। अब आता है आकार एवं रूप, शेप, फॉर्म। ठीक है, तो इसको आज हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे वातावरण में चारों तरफ पाई जाने वाली सभी वस्तुएं कोई ना कोई आकार लिए होती हैं। हमारे वातावरण में चारों तरफ पाई जाने वाली सभी वस्तुएं कोई ना कोई आकार लिए होती हैं, जैसे नदी, पेड़, पहाड़, चांद, सूर्य, तारे, बादल, घर आदि किसी न किसी आकार में होते हैं। तो आप लोगों ने तो देखा, ये जैसे ये जो भी चीज़ें हैं, इसमें नदी है, पेड़, पहाड़, चांद है, ये देखो इनका कोई ना कोई एक रूप है, आकार है इनका, है ना। तो वही इसमें बताया है। वृत्त, आयताकार, वर्ग, चतुर्भुज इत्यादि आकृतियों रेखाओं से बनती हैं। रेखाओं के रेखाओं से रूप का निर्माण होता है ना। रूप कला का एक तत्व है जिसका निश्चित आकार व रंग होता है। वो सही बात है ना। जैसे एक कोई भी चीज़ है तो उसका एक निश्चित आकार व रंग या रूप, है ना, होता है। तो वही इसमें बता रहा है। सामान्यतः हम वस्तु के आकार को ही रूप कहते हैं। इसका निर्धारण वस्तु के बाहरी रूप से होता है। इसे हम रेखा व रंग की सहायता से बनाते हैं। चित्र बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो चित्र बना रहे हैं वह अपने वास्तविक रूप के अनुसार हो। तो जैसे हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ को देख के बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम बना रहे हैं, जैसे किसी लड़की को बना रहे हैं, छोटी सी मतलब कन्या को बना रहे हैं, और उसकी जगह पे हमने किसी लड़के को बना दिया या मतलब कोई और वस्तु बना दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जो चीज़ हम बना रहे हैं तो वास्तविक में वही चीज़ हमारी चित्रकारी में दिखनी चाहिए, तो वो इसमें बताया है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है समान रूप, सममात्रिक। यह वह रूप होते हैं जो दाईं और बाईं दोनों ओर एक समान होते हैं, जैसे घन, आयत। इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं जैसे सुराही। तो इसमें क्या बताया है? सममात्रिक, जो समान रूप से दोनों तरफ से सेम हो तो उसको सममात्रिक बोलते हैं। जैसे कि ये आप देख लीजिए। असमान रूप होता है असमात्रिक। यह वह रूप है जिनका दूसरा भाग पहले भाग से विपरीत आकृति का होता है, जैसे जग, केतली, कप आदि। ये जो दिया हुआ है इसका ये एग्जाम्पल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग ये देख लीजिए, ये इधर साइड का जो डिज़ाइन है, इधर साइड का जो डिज़ाइन है ये सेम है। अब इधर देखते हैं, आसमान वाली जो चीज़ है उसको देखते हैं, इधर का जो डिज़ाइन है ये अलग है, और इसमें ये जो ऐसे बना हुआ है ये अलग है। तो ऐसे चित्र को क्या कहते हैं? आसमान बोलते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्र में रूप के महत्व के आधार पर सक्रिय रूप एवं सहायक रूप होते हैं। सक्रिय रूप में चित्र की प्रधान आकृति होती है, और सहायक रूप सक्रिय रूप को सुंदर बनाने के लिए होता है। जैसे एक फूल के चित्र में फूल चित्र का सक्रिय रूप होगा, तथा कली, पत्तियां, टहनियाँ इत्यादि सहायक रूप में होगी, जो चित्र को पूर्णता और सुंदरता प्रदान करती हैं। तो इसमें यह बताया है कि जो सक्रिय होता है, जो सक्रिय रूप में चित्र की प्रधान आकृति होती है, सहायक रूप सक्रिय रूप को सुंदर बनाने के लिए होता है। जैसे एक फूल के चित्र में फूल चित्र, इसमें सिर्फ फूल है तो ये क्या है? सक्रिय रूप है। और फूल के साथ में ये जो कली, पत्तियां, टहनियाँ ये सब बना दिया तो ये सहायक रूप हो गया, ये सहायक रूप हो गया, तो ये इसको सुंदर और अच्छा भी बनाती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसमें चित्र दिया हुआ है समान रूप और असमान रूप। ये इसमें चित्र को दिया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाले चित्र कौन से हो गए हैं? ये हो गए सममात्रिक, हो गए समान रूप वाले। ये वाले जो चित्र हैं ये हो गए असमान रूप, असमात्रिक वाले रूप चित्र हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है संयोजन, कॉम्पोजिशन। इसको पढ़ते हैं अब आगे। कला में दो या दो से अधिक तत्वों या वस्तुओं को सुव्यवस्थित करने को संयोजन कहते हैं। इसमें किसी एक वस्तु की प्रधानता होती है। संयोजन को नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से समझते हैं। चित्र 1 में देखते हैं, आकृति के अलावा काफ़ी जगह शेष रह गई है। चित्र 2 में
जगह का उपयोग फूल, बेल, पत्तियों आदि से अतिरिक्त जगह के आवश्यकता चित्रित किया गया है। चित्र 2 का संयोजन अच्छा है। चलिए आगे इसको चित्र के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, ये चित्र एक सिंगल रह गया है, तो इसके साथ में ये फूल, पत्तियाँ, टहनियाँ कुछ नहीं बना हुआ है। और ये वाले चित्र में इसके साथ में ये चीज़ें बनाई हुई हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि इसमें नीचे लिखा हुआ है कि फूल, बेल, पत्तियों आदि से अतिरिक्त जगह की आवश्यकता चित्रित किया गया है। ये चित्र 2 का बताया गया है। तो इसमें और भी सब चीज़ें बनाई गई हैं, तो इससे चित्र संयोजन अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। चित्र के धरातल में मात्र 2 आयाम होते हैं। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चित्र धरातल के कितने आयाम होते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि इसके 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। चित्र धरातल में कितने आयाम होते हैं, तो 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। अतः चित्रकला में वस्तु के केवल 2 आयाम ही बनाए जा सकते हैं। तीसरा आयाम रंग एवं सेट के माध्यम से दर्शाया जा सकता है, जैसे गोलाई, गहराई, मोटाई इत्यादि। तब इसका तीसरा आयाम बनाया जा सकता है, वैसे इसके 2 ही आयाम होते हैं। चित्रकला में संयोजन के अंतर्गत आधार प्रबंधन, आधार विभाजन, सेफ स्पेस मैनेजमेंट, स्पेस डिवीजन का बड़ा महत्व है। चित्र बनाने से पहले यह प्रश्न उठता है कि कागज आधार पर बनाया जाने वाला चित्र कितना बड़ा हो, उसमें दर्शाई जाने वाली वस्तुओं का अनुपात कैसे निर्धारित किया जाए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि चित्र में कितने आकारों एवं किस प्रकार के आकारों को समाहित किया जा रहा है। चित्र को अनावश्यक भरना नहीं चाहिए। तो इसमें वही चीज़ बता रहा है कि जैसे मान लो जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो उसमें जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं हमें उतना ही बनाना चाहिए, बाद बाकी अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको फिर नहीं उसको भरना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है। अब आते हैं पेपर संयोजन। चित्र का संयोजन क्षैतिज होने पर पेपर या आधार को क्षैतिज रखेंगे एवं लंबवत होने पर पेपर या आधार को क्षैतिज रखेंगे, है ना। तो इसमें ये चित्र के अनुसार हम लोग देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। जो क्षैतिज होता है तो ऐसे होता है, एक मिनट, इसको ऐसे होता है, और जो लंबवत होता है वो ऐसे चित्र को दर्शाया गया है, ये इसमें बताया गया है। जैसे ये वाला दूसरा चित्र देख लीजिए, ये वाला चित्र, तो इसको क्या ऐसे है, ये क्या होता है, क्षैतिज होता है, और इसको जो लंबे में है इसको क्या बोलते हैं, लंबवत बोलते हैं इस चित्र को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि चित्र बनाते समय संतुलन का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसके अंतर्गत चित्र में दर्शाए गए आकारों, रंगों, मानव आकृतियों एवं आकृतियों में संतुलन होना चाहिए, जो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग छाया प्रकाश से लाइट। ठीक है, ये पढ़ते हैं। छाया प्रकाश का किसी भी चित्र में महत्वपूर्ण स्थान होता है। चित्र की रचना किसी धरातल जैसे कागज, कैनवास आदि पर की जाती है। छाया प्रकाश के माध्यम से किसी भी चित्र में त्रियामी 3D प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, जिससे चित्र में सजीवता आ जाती है। इसलिए छाया प्रकाश का ज्ञान होना आवश्यक है। छाया प्रकाश के मिश्रण से ही वस्तुएं वास्तविक व यथार्थ दिखाई पड़ती हैं। तो सही बता रहा है इसमें कि जब हम लोग मतलब कलाकार होते हैं या हम लोग कोई भी चित्रकारी करते हैं तो उसको छाया प्रकाश का, शेड और लाइट का सही ज्ञान होना चाहिए। हम लोग चित्र बना रहे हैं और उसका शेड डाल रहे हैं, गलत जगह पे डाल रहे हैं, तो वो चित्र क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसको मतलब पता ही नहीं है कि हमको किस तरीके से बनाना है, तो वही इसमें बताया गया है। जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यदि कोई वस्तु किसी बंद कमरे में रखी है जहाँ अंधेरा है, तो क्या हमें वह वस्तु दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। यदि हम थोड़ी सी रोशनी उस वस्तु पर डालेंगे तब हमें वह वस्तु दिखाई देने लगेगी। प्रकाश की किरण जिस दिशा से आकर वस्तु पर पड़ती है उस दिशा की विपरीत वस्तु की छाया बनती है। तो वैसे ही ये छाया प्रकाश वाले चित्र होते हैं। ये देख लीजिए, ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी आप चित्र देख लीजिए, ये छाया प्रकाश वाले चित्र हैं। इसमें देखते हैं किसी भी सतह या धरातल की बनावट उसकी पोत, टेक्सचर कहलाती है। तो देखिए एक ए बी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि किसी भी सतह या धरातल की बनावट उसकी पोत, टेक्सचर कहलाती है। पोत का ज्ञान स्पर्श इंद्रियों से अथवा देखकर होता है। पोत खुरदरे, कोमल व कठोर आदि बनावटों के हो सकते हैं। किसी सतह पर रूप का अंकन अंतराल या स्थान कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रंग, कलर, इसके बारे में पढ़ते हैं।
रंग के द्वारा किसी भी चित्र को सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग कोई चित्र बनाते हैं तो उसको खाली छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो अगर उसको हम ज़्यादा कलर कर दें या अच्छे से कलर कर दें, ज़्यादा कम जैसा भी कलर कर दें, पर वो चित्र अच्छा लगने लग जाता है ना। तो वही इसमें बताया है कि रंग के द्वारा किसी भी चित्र को सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। रंग प्रकाश का एक गुण है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि रंग प्रकाश का एक गुण है। रंग क्या है? प्रकाश का गुण है, ये एग्जाम में आता है। प्रकाश की किरणों द्वारा ही हम वस्तु के रंग को देख पाते हैं। प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं, उसमें से वस्तु का कुछ प्रकाश को परिवर्तित कर देती हैं और कुछ अपने में समा लेती हैं, जिसमें हमें वस्तु के रंगों का ज्ञान होता है। रंगों के प्रकार निम्नतः हैं जो ये बताए गए हैं। तो पहला देखते हैं मुख्य रंग, यानी कि प्राथमिक रंग। प्राइमरी कलर हमारे कौन कौन से होते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कलर ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है। तो इसमें प्राथमिक रंग पूछा है। मुख्य रंग वे रंग हैं जो किसी अन्य रंगों को मिलाने से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, इनका अपना अस्तित्व है। मुख्य रंग 3 होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला, ये मुख्य रंग है। ये किसी से बनाए नहीं जाते हैं, इनकी खुद का ही अपना एक अस्तित्व होता है। तो कौन सा होता है? येलो, रेड और ब्लू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है गौड़ रंग, यानी कि द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर। इसको गौड़ रंग, द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर कुछ भी पेपर में आ सकता है। किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह द्वितीय रंग कहलाता है। जैसे जब हम लाल रंग में नीला रंग मिलाते हैं तो बैंगनी रंग बनता है। इसी प्रकार द्वितीय रंग बनाए जाते हैं। प्राय द्वितीय रंग 3 होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे ये रंग कैसे बनाते हैं। तो लाल प्लस नीला बनाएंगे तो बैंगनी बनेगा, नीला प्लस पीला बनाएंगे तो हरा बनेगा, पीला प्लस लाल बनाएंगे तो नारंगी बनेगा। ये कौन से होते हैं? ये हमारे सेकेंडरी कलर होते हैं, यानी कि द्वितीय रंग होते हैं, गौड़ रंग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 3rd नंबर पे पूरक या विरोधी रंग, ऑपोजिट कलर। ठीक है, इसको देखते हैं। यदि किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को मिला दिया जाए तो इससे प्राप्त द्वितीयक रंग तथा शेष बचा मुख्य रंग एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जैसे लाल का विरोधी हरा होता है, नारंगी का विरोधी नीला होता है। रंगों को मिलाने पर जो रंग विरोध प्रदर्शित करते हैं वह विरोधी रंग होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, यदि पीले रंग को नीले रंग में मिला दिया जाए तो हरा रंग बनता है। इसी प्रकार लाल रंग को विरोधी हरा रंग होगा। तो जैसे ये देख लीजिए, ये कलर, ये चित्र दिया हुआ है, ये सारे विरोधी रंग हैं, बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 4th नंबर, एकाकी रंग, मोनोक्रोम कलर। ठीक है, जब एक ही रंग के हल्के रंग व गहरे रंग से किसी चित्र में रंग भरते हैं तो ऐसे रंग एकांकी रंग कहलाते हैं। जैसे किसी चित्र में नीले रंग को ले लें और उसके हल्के नीले, मध्यम नीले व गहरे नीले रंग को लें तो ये एकांकी रंग चित्र कहलाते हैं। मतलब एक ही कलर के जो शेड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोक्रोम कलर उसको कहते हैं। ठीक है, 5th नंबर आता है तटस्थ रंग, नेचुरल कलर। सफ़ेद रंग, काला रंग तटस्थ रंग कहलाते हैं। हम इन्हें आवश्यकता अनुसार किसी भी रंग में मिला सकते हैं। किसी रंग को हल्का करने के लिए सफ़ेद, गहरा करने के लिए रंग में काला मिलाते हैं। ये सफ़ेद, ये काला कलर है। अब बढ़ते हैं 6 पॉइंट पर, ठंडे कलर, कूल कलर। जिन रंगों को देखकर हमारे नेत्रों पर शीतल ठंडा प्रभाव पड़ता है वे ठंडे या शीतल रंग कहलाते हैं। जैसे नीला, हरा, आसमानी, समुद्री हरा, जो भी हमारे समुद्र के आसपास जो कलर होते हैं वो हमारे सारे ठंडे कलर होते हैं। जैसे हरा हो गया, आसमानी हो गया और समुद्री हरा हो गया, तो क्या ये ठंडे कलर होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, वार्म कलर, गर्म कलर। जिन रंगों को देखकर हमारे नेत्रों और मस्तिष्क पर गर्म प्रभाव पड़ता है वे गर्म रंग कहलाते हैं। जैसे पीला हो गया, लाल, नारंगी, बैंगनी, ये क्या होते हैं? ये गर्म रंग होते हैं, पीला, लाल, नारंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रंग के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो टोन कहते हैं। सफ़ेद और काले रंग द्वारा रंग की तान को हल्का या गहरा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्टवर्ल्ड रंग चक्र। प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक ऑस्टवर्ल्ड ने आदर्श रंगों को ऑस्टवर्ल्ड रंग चक्र प्रस्तुत किया, जिसमें क्रमशः 8 रंगों को रखा गया है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऑक्सफोर्ड ने अपने चक्र में कितने रंगों को रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने 8 कलर को रखा था, जिसमें कौन कौन से कलर आते हैं?
पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा और धानी कलर। ये इनके 8 कलर में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रंगों की खोज। वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन द्वारा सन 1660 ईस्वी में रंगों की खोज की गई। ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, आप लोग इसको ज़रूर याद करिएगा कि वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन द्वारा 1660 ईस्वी में रंगों की खोज की थी। उन्होंने सूर्य की किरणों को एक प्रिज्म से निकाल कर देखा और पाया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों को बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल में विभक्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये आप चित्र देख लीजिए जो उन्होंने प्रिज्म से देखा था। तो लाल था, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैगनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपने आसमान में इंद्रधनुष बनते हुए जरूर देखा होगा। क्या आपको पता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये भी पता होना चाहिए कि 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणों में ये 7 रंग समाहित हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से रंग इसमें समाहित हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों को क्रम से बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सब कलर होते हैं। तो इसको ये शॉर्टकट में दिया हुआ है कि या तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में इसको ऐसे याद कर सकते हैं, VIBGYOR। नहीं तो फिर ऐसे याद कर सकते हैं, बैनी, अ, ह, पी, ना, ल। इसको इन दोनों तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, VIBGYOR। वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी कि बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये हमारे 7 रंग हैं। अब ये देखते हैं, ये जानते हैं, कलर के बारे में जानते हैं। लाल रंग प्रसन्नता, उल्लास आदि के लिए होता है। पीला रंग प्रखरता, प्रकाश आदि के लिए होता है। नीला रंग शीतलता, दृढ़ता आदि के लिए। मतलब इसमें और भी एग्जाम्पल लग सकते हैं, जैसे हरा रंग हो गया समृद्धि, प्रकृति। श्वेत रंग शांति और एकता के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है। आओ चित्र बनाएं, लेट्स ड्रॉ। स्वतंत्र भाव प्रकाशन। चलिए इसमें देखते हैं। स्वतंत्र भाव प्रकाशन के अंतर्गत कलाकार अपने अनुभवों तथा अपनी कल्पनाओं के आधार पर स्वतंत्रता पूर्वक चित्रांकन करता है। जब हम पूर्णतः स्वतंत्र होकर से कुछ भी बनाते हैं तो यह स्वतंत्र भाव प्रकाशन कहलाता है। इसमें चित्र बनाने तथा उसमें मनपसंद रंग भरने की स्वतंत्रता होती है। जैसे हमारे इच्छा अनुसार जो भी हम चित्र बनाते हैं तो उसमें जो हम कुछ भी अपना कलर भर सकते हैं, मनपसंद चीज़ बना के उसमें कोई भी रंग भर सकते हैं, तो वो इसमें बताया है। ये देख लीजिए पिक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब वस्तु चित्रण, इसको देख लेते हैं एक बार। वस्तु चित्रण, स्टिल लाइफ। जब हम किसी स्थिर वस्तु को सामने रखकर चित्रित करते हैं वह वस्तु चित्रण कहलाता है। इसमें किसी स्थिर रुकी हुई वस्तु का चित्रण किया जाता है, जैसे कप, प्लेट, बाल्टी, गिलास, पुष्प, फल, सब्जी इत्यादि। वस्तु चित्रण करने के लिए सर्वप्रथम वस्तु का रेखांकन पेंसिल से करते हैं। इसके पश्चात उसमें रंगों का समायोजन कर रंगों को छाया प्रकाश के आधार पर भरा जाता है। वस्तु चित्रण में एक वस्तु या वस्तुओं के समूह को चित्रित किया जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि वस्तु चित्रण क्या होता है। वस्तु चित्रण होता है जैसे सामने हम कोई भी चीज़ रख देते हैं, कुछ भी हो, जैसे कि कोई भी फ्लावर रख दिया, फ्लावर पॉट रख दिया है, या कोई भी बर्तन रख दिया है, या कोई भी चीज़ वस्तु की रख दी, तो उसको बनाना ही वस्तु चित्रण कहलाता है। और उसमें कलर भरकर छाया प्रकाश भर देना, छाया प्रकाश उसमें करना। वस्तु चित्रण में एक वस्तु या वस्तुओं के समूह को चित्रित किया जा सकता है, मतलब एक वस्तु को भी बना सकते हैं या फिर कई सारी वस्तुओं को एक साथ बना सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वस्तु चित्रण बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आप लोग देख लीजिए, ये वस्तु चित्रण है, जैसे कि किसी भी देख को बनाना तो उसको वस्तु चित्रण कहते हैं। आगे देखते हैं। अब आता है आलेखन। आलेखन के बारे में जानते हैं। लेआत्मक रेखाओं का प्रयोग करते हुए फूल, पत्ती, मछली, हंस आदि के अलंकारिक रूप में संयोजन करना आलेखन कला कहलाती है। किसी भी वस्तु और अधिक आकर्षक, सुंदर बनाने में आलेखन का महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए आलेखन है। ये है आयत में आलेखन, ये है ज्यामितीय आलेखन, फिर हो जाएगा त्रिभुज में आलेखन, वृत्त में आलेखन, अलंकारिक आलेखन,
अब आता है प्रकृति चित्रण, नेचुरल ड्राइंग। इसके बारे में जानते हैं कि प्रकृति चित्रण क्या चीज़ है, क्या होता है। इसके अंतर्गत फूल, पत्तियों एवं टहनियों आदि का रेखाओं एवं रंगों के माध्यम से चित्रण करना आता है। पुष्प चित्रण विभिन्न आलेखों में भी किया जाता है। इसमें रंगों का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे वास्तविक लगें। तो इसमें प्रकृति चित्रण वही बताया, जैसे मान लो कि हमको फूल बनाना है तो उसको इस तरीके से बनाओ कि देख के लगे कि हाँ बिल्कुल प्रकृति जैसा बनाया, बिल्कुल रियल जैसा बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग चित्र देख सकते हैं, ये कितने अच्छे बने हुए हैं ये सब। चलिए आगे अब देखते हैं। आगे बताया है दृश्य चित्रण के बारे में। दृश्य चित्रण क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जब हम किसी प्राकृतिक परिदृश्य को पेंसिल व रंगों के माध्यम से बनाते हैं तो वह चित्र भूदृश्य चित्र कहलाता है। इस चित्र में आसमान, नदी, पहाड़, पेड़, घास, ग्रामीण दृश्य आदि के उनके वास्तविक रूप में अथवा अनाकर्षक रूप में चित्रित किया जाता है, तो उसको दृश्य चित्रण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी प्राकृतिक दृश्य अथवा ग्रामीण दृश्य का चुनाव कर उस दृश्य को बनाने के लिए कहें। चित्र बनाने के बाद रंगों का चयन कर चित्र को पूर्ण कराएं। जैसे कि इसमें ये बच्चों के लिए दिया गया है कि बच्चों को आप ऐसा करने के लिए बोल सकते हैं, वो इस बुक में बताया गया है। चित्र में पास और दूर की वस्तुओं में अंतर, गहराई व दूरी को दर्शाना चित्रकला में परिप्रेक्ष्य कहलाता है। तो इस चीज़ को समझिए, चित्र में पास और दूर की वस्तु में अंतर, गहराई, दूरी को दर्शाना चित्रकला में परिप्रेक्ष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? परिप्रेक्ष्य कहलाता है। इस कारण दूर की वस्तुएं छोटी एवं धुंधली तथा पास की वस्तुएं बड़ी और स्पष्ट दिखाई देती हैं। रेल की पटरियां जो कि समांतर होती हैं देखने पर आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। परिप्रेक्ष्य को नीचे दिखाए गए चित्र इसमें बताया गया है कि नीचे जो चित्र दिया उसके अनुसार आप लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे दिया है कल्पना पर आधारित चित्र बनाना। कल्पना पर आधारित चित्र बनाना, इसके अंतर्गत अपनी कल्पना पर आधारित चित्र बनाकर उनमें रंग भरते हैं। इसमें विद्यार्थियों को अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को चित्र द्वारा व्यक्त करने का अवसर मिलता है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की भावनाओं को समझकर उन्हें उचित निर्देशन दिया जा सकता है। तो जैसे कि कल्पना का मतलब जैसे हम कुछ चीज़ सोच रहे हैं अपने मन में, तो हम अपने मन में कल्पना कर रहे हैं कि हाँ हमने ये सोच लिया तो मुझे वैसा चित्र बनाना है, तो वही इसके बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है स्मृति चित्रण, मेमोरी ड्राइंग। किसी वस्तु अथवा रूप अपनी स्मृति के आधार पर चित्रांकन करना स्मृति चित्रण कहलाता है। यद्यपि हम उस वस्तु अथवा रूप से पहले से ही परिचित होते हैं, परंतु चित्र बनाते समय वह वस्तु हमारे सामने नहीं होती है। जिसमें यही बता रहा है, जैसे मान लो हमने कोई चीज़ देखी है, जैसे इसी पिक्चर को ले लीजिए कि हम लोग कहीं मेला में गए हैं देखने के लिए, घूमने के लिए गए हैं, तो वहाँ हमने सारे दृश्य देख लिया कि वहाँ पे कैसा था कैसा नहीं था। फिर घर आके हम उसको सोच के जो चित्र बना रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्मृति चित्रण बोलते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कहानी चित्रण। कहानी चित्रण किसी कहानी या कविता को चित्रों द्वारा प्रस्तुत करना कहानी चित्रण कहलाता है। चित्रकथा में कहानी चित्रों के माध्यम से समझी जा सकती है। जैसे सच्चा मित्र कहानी को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, तो इसको कहानी चित्रण है। जैसे मान लो हम कहानी सुना रहे हैं किसी को, तो वो हम अपने माइंड में सोच रहे हैं कि हाँ कहानी सुना रही है, तो उसको चित्र बनाना ही कहानी चित्रण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देख लीजिए एग्जाम्पल दिया, एक तालाब में एक मेंढक रहता है, एक नीलकंठ चिड़िया वहाँ पानी पीने आती है, तो ऐसा चित्र बनाया दिया। कूड़े कचरे से तालाब का पानी दूषित होने के कारण सारे जीव जंतु उस तालाब में छोड़कर जाने लगे, मेंढक उदास हो गया, तो ऐसा चित्र बन गया। चिड़िया ने पूछा तुम उदास क्यों हो? मेंढक ने कहा काश में मेरे पास भी पंख होते मैं उड़ जाता, तो ये भी चित्र बना दिया। तो ये क्या है? कहानी वाले चित्र हैं, इसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पोस्टर चित्रण। पोस्टर का अर्थ है एक ऐसे चित्रण का निर्माण करना जिसमें रंगों आकृतियों के माध्यम से एक संदेश दिया जाए। इसके द्वारा जन सामान्य को संबंधित विषय के बारे में सरलतापूर्वक अवगत कराया जाता है। पोस्टर बनाने में संतुलित आकार और चटक रंगों का प्रयोग करते हैं।
और अपने संदेश को स्पष्ट करने के लिए 2-4 लाइनों के वाक्य स्लोगन लिखकर पोस्टर के उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। तो पोस्टर चित्रण इसको कहलाते हैं। जैसे कि पोस्टर के लिए डार्क बनाए जाते हैं, तो अगर हमें अपनी कोई बात रखनी किसी चीज़ के लिए पोस्टर बनाते हैं तो उसको उसके बारे में लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, उसका लोगो लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पोस्टर चित्रण बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, ये चित्र जो बना हुआ है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मानव चित्रण। मानव चित्रण, चलिए नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाते हैं हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा फिर पर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो अभी तक जितना पढ़ाया है इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा। इसमें कई सारे पॉइंट बनते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए, तो समझ के पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। तो इसको एक बार ज़रूर दोबारा से पढ़िएगा, इसको अच्छे से समझिए। और इससे पहले जो मैंने 2 क्लास करा दी है तो वो भी आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा अच्छे से। तो इससे क्या होता है, इससे समझ में आता है कि एग्ज़ाम में इसके लिए बहुत अच्छे से पॉइंट निकल के आते हैं, समझ पाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। और इस बुक को पूरा कराते हैं। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है।